नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, एक बार फिर से जीडीए के लाइव क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। दोस्तों, कहा जाता है कि बेहतर नहीं, आप बेहतरीन की तलाश करें। बेहतर नहीं, बेहतरीन की तलाश करें। मिल जाए नदी तो समुद्र का प्रयास करें। टूट जाता है एक शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए शीशा तुम एक ऐसा पत्थर तलाश करें। तो आप बार बार प्रयास करें, मैं यही बताता रहता हूं। बार बार प्रयास करने से सफलता अवश्य मिलेगी। जनन तंत्र अपना कंप्लीट हुआ, हो गया ना। आज का टॉपिक जो रहेगा वो है अपना तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम। क्या हो गया ना, उसको क्वेश्चनों में करवा देंगे, आपको क्वेश्चंस ले लेंगे ना, उसमें हो जाएगा। ठीक है, तंत्रिका तंत्र, नर्वस सिस्टम, ये अपना आज का टॉपिक रहने वाला है। और पहला ही प्रश्न आपके यही बनता है कि तंत्रिका तंत्र क्या है। ये शरीर में समन्वय का कार्य करता है। शरीर में क्या करता है? समन्वय, संतुलन का कार्य करता है। संतुलन, समन्वय का कार्य करता है। शरीर में बैलेंस बनाना, समन्वय, संतुलित करना, ये अपना नर्वस सिस्टम का कार्य रहता है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसकी यूनिट कौन सी है, तंत्रिका तंत्र की इकाई कौन सी है। सवाल पूछा गया है कई बार। तंत्रिका तंत्र की इकाई का नाम यदि आप में से कोई बताना चाहे तो बताओ। तंत्रिका तंत्र की इकाई कौन सी है? इकाइयां भी कई बार पूछी जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तंत्रिका तंत्र की इकाई कौन सी है, बताओ भैया, कौन सी रहेगी? न्यूरॉन। कौन सी है? न्यूरॉन। तंत्रिका तंत्र की यूनिट का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो फिर रहेगा न्यूरॉन। कौन सा है? न्यूरॉन। और सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे लंबी कोशिका भी यही है, तंत्रिका कोशिका। सबसे लंबी कोशिका कौन सी होती है? तो सबसे लंबी कोशिका भी यही है, आपके तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहते हैं। आपने डायग्राम भी इसका देखा होगा, याद आ रहा है क्या कुछ? याद आया क्या ये वाला, या भूल गए? याद आ रहा है कुछ या भूल गए, बताओ भैया। या सिनेप्टिक नॉब होता है, ये केंद्रक है, ये नोड ऑफ रेनवियर कहते हैं इसको, नोड ऑफ रेनवियर। ये सवाल आपसे पूछा जा सकता है, नोड ऑफ रेनवियर कहां पाए जाते हैं? तंत्रिका कोशिका में। या सिनेप्टिक नॉब होता है, क्या होता है ये? सिनेप्टिक नॉब, या इसको अंतर ग्रंथन गुंडी कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं इसको, सिनेप्स है। तो ये सबसे लंबी कोशिका है। प्रश्न पूछा जाता है कि सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? सबसे लंबी कोशिका, तो सबसे लंबी कोशिका का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो क्या आंसर होगा? सबसे लंबी कोशिका आपकी तंत्रिका कोशिका होती है। कौन सी है? तंत्रिका कोशिका, जिसको हम सामान्यतः किस नाम से जानते हैं? न्यूरॉन से, जिसको हम कहते हैं न्यूरॉन। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल बन गया। सबसे लंबी कोशिका का नाम यदि आपसे पूछा जाए तो वो रहेगा आपके न्यूरॉन। वैसे अलग से अपना टॉपिक भी रहेगा सेल वाला, कोशिका। कोशिका हम पढ़ेंगे तो बताया जाएगा आपको। तंत्रिका कोशिका ये सबसे लंबी कोशिका है। और तंत्रिका तंत्र की इकाई का नाम क्या रहेगा? तो न्यूरॉन है। ठीक है, इसके दो टाइप आएंगे। तंत्रिका तंत्र के दो प्रकार है, केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है, लेकिन एग्जाम में ऐसे प्रश्न नहीं बनने वाले कि कितने पार्ट है इसके। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है इसके दो भाग है। एक तो होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होगा, और दूसरा है आपकी वो रहेगा परिधीय तंत्रिका तंत्र।
कौन सा है? परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय और परिधीय तंत्रिका तंत्र, ये दो प्रकार के आपके तंत्रिका तंत्र है, जिसमें से आज का जो अपना महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें आपको मस्तिष्क पढ़ना होता है। नोट करें आप, मस्तिष्क पढ़ेंगे आज। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का भाग है मस्तिष्क और मेरुरज्जु। क्या क्या पार्ट आएंगे इसमें? मस्तिष्क और मेरुरज्जु, ये पढ़ने वाले हैं आज। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के दो भाग है, एक तो रहेगा मस्तिष्क और दूसरा क्या है? मेरुरज्जु है। मेरुरज्जु, ये दो भाग है, इसकी चर्चा करेंगे आज। मस्तिष्क को पढ़ने वाले हैं, मेरुरज्जु क्या है ये जानने वाले हैं। और इसके भी दो भाग होते हैं, कायिक और स्वायत्त। फिर स्वायत्त के दो पार्ट होते हैं, अनुकंपी और परानुकंपी। आप जानते हैं ना ये, या नहीं पता? बताऊं क्या इसका भी? इसका भी लिख लो आप। परिधि के दो भाग है, एक तो होगा कायिक, कायिक तंत्रिका तंत्र, और दूसरा होता है वो स्वायत्त होता है। और इसके भी दो पार्ट होते हैं, एक तो अनुकंपी होता है और दूसरा क्या होता है? परानुकंपी होता है। तो ये आपके सामने एक डायग्राम बन गया, टेबल बन गई, जिसके पार्ट अलग अलग है। तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा जाएगा, एक तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होगा और दूसरा होगा परिधीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को फिर से हम दो भागों में बांटते, एक तो मस्तिष्क होता है और दूसरा होता है मेरुरज्जु। परिधीय तंत्रिका तंत्र के भी दो पार्ट है, एक तो कायिक है और दूसरा स्वायत्त है। और स्वायत्त का अनुकंपी और परानुकंपी, ये भी अलग अलग टाइप है। तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम बना है, इसको हम तंत्रिका तंत्र कहते हैं। और ये शरीर में बैलेंस बनाता है, शरीर का समन्वय स्थापित करने में ये सहायक है आपका नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र। जिसमें से आज की अपनी क्लास का महत्वपूर्ण टॉपिक ये रहने वाला है मस्तिष्क, ये हम पढ़ने वाले हैं। पहले आप इसको नोट कर लें। सबसे लंबी कोशिका का नाम कौन सा रहेगा? तंत्रिका कोशिका। ये देख रहे हैं आप, ये न्यूरॉन ही है। ये क्या है? ये न्यूरॉन ही है। ये देखो, ये न्यूरॉन है। ये डेंड्राइट है, इसको डेंड्राइट कहते हैं। पता है आप सबको ये केंद्रक है? और करना है? ये केंद्रक है। आपसे सवाल सीधा ही पूछा जाएगा, डायग्राम तो कभी एग्जाम में आते ही नहीं है ना। सीधा प्रश्न आएगा आपके एग्जाम में, सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो तंत्रिका कोशिका। ये रही सबसे लंबी कोशिका। या फिर प्रश्न को ऐसे पूछा जा सकता है कि रेनवीर के नोड कहां पाए जाते हैं? तो तंत्रिका कोशिका में होते हैं। ये सवाल भी आपसे पूछा जा सकता है, बस इतना जरूर ध्यान में रख लेना। बाकी प्रश्न इसी वाले टॉपिक से बनने वाले हैं आपके, मस्तिष्क से टॉपिक, मस्तिष्क जो टॉपिक है इससे सवाल बनेंगे। हो गया क्या हरियाणा? इसमें ज्यादा इतना कुछ है नहीं। अब आप हेडिंग लगा सकते हैं मस्तिष्क, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से प्रश्न बनेंगे एग्जाम में। इसको पढ़ना है ढंग से। ये लो भैया, मस्तिष्क। मानव मस्तिष्क का कुल वजन कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का यदि आपसे वजन पूछा जाए तो कितना आंसर होना चाहिए आपका? बताओ महेंद्र, कितना होता है? मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? ये मस्तिष्क कहां सुरक्षित रहता है? मनुष्य का मस्तिष्क कहां सुरक्षित रहता है? तो याद रखिएगा, मानव मस्तिष्क खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। कहां? खोपड़ी में। मानव मस्तिष्क खोपड़ी में सुरक्षित रहता है, खोपड़ी में। मनुष्य का मस्तिष्क खोपड़ी में सुरक्षित रहता है। मस्तिष्क का वजन, ये आर्मी के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन आर्मी के एग्जाम में पहले आया हुआ है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो मस्तिष्क का वजन यदि आपसे पूछा जाए
मस्तिष्क का वजन आप ध्यान में रखना 1350 ग्राम से 1400, 1450, 1500 तक जाता है। ये मैं ग्राम की बात कर रहा हूं। ये मनुष्य के मस्तिष्क का वजन होता है, इतना होता है। और ये प्रश्न आया हुआ है और लगभग 1500 ग्राम हो गया। और इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब तो ये हुआ 1.5 केजी लगभग, यही होगा। मस्तिष्क का वजन कितना होगा, लगभग 1.5 किलो, 1.5 किलोग्राम ये मस्तिष्क का वजन है। और ग्राम में आपको औसत पूछा जा सकता है, तो ये 1350 ग्राम से लेकर 1450 ग्राम के बीच में होता है। ये मनुष्य के मस्तिष्क का वजन है, जो आर्मी के पेपर में पूछा हुआ प्रश्न है। हो गई क्लियर? मस्तिष्क का वजन कितना होगा, तो 1.5 किलो होगा भैया जी। और ये कहां सुरक्षित होता है, तो ये खोपड़ी में होता है। कहां सुरक्षित रहता है, खोपड़ी में। खोपड़ी में फिट है। और यदि प्रश्न आपसे किया जाए कि खोपड़ी में कुल हड्डियां कितनी हैं, तो आपका आंसर क्या होगा? खोपड़ी में कुल हड्डियों की संख्या कितनी है? हड्डियां हम पढ़ चुके हैं अच्छी तरह से, करो आंसर कितना होगा? 22 है क्या? खोपड़ी में हड्डियां कितनी है? 22। वाह, इसका मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। और पूछा जाए कपाल में कितनी है, यही इसका भाग है। कपाल में यदि हड्डियां पूछी जाए तो आंसर क्या रहेगा? कपाल में हड्डियां जो होती है वो आपके 8 होती। और चेहरे में कितनी है? 14 है। 14 है जी, बिल्कुल सही है। सबसे छोटी हड्डी कहां होती है? कान में होती है, स्टेपीज नाम है उसका। और सबसे बड़ी जांग में पाई जाती है, फीमर हड्डी है। तो हड्डियां आपके तैयार है। यदि वहां से प्रश्न आया तो फिर गलत नहीं जाएगा। मस्तिष्क खोपड़ी में फिट है। वजन पूछा जाए 1350 ग्राम से 1450 ग्राम, लगभग 1500 ग्राम होगा। इसका मतलब ये हो गया 1.5 केजी। खोपड़ी में हड्डियां 22 होगी। कपाल में यदि आपसे पूछा जाए तो फिर 8 हड्डियां आपको बतानी होगी। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मनुष्य का मस्तिष्क है। ये क्या है? मानव मस्तिष्क है। पता है क्या? मस्तिष्क में 3 झिल्लियां होती है। देखो प्रश्न यहीं से बन जाते हैं बस। मानव मस्तिष्क में कुल कितनी झिल्लियां होती है जी? मनुष्य के मस्तिष्क में कुल 3 झिल्लियां होती है। कुल कितनी झिल्लियां होती है? तो ये लो 3 झिल्लियां हैं। आप झिल्लियों के नाम भी आपसे पूछा जा सकता है कि मस्तिष्क में कितनी झिल्लियां हैं, तो 3 झिल्लियां हैं। और सीधा ही प्रश्न आता है, ड्यूरा मैटर, पाइया मैटर और एरेक्नोइड, मस्तिष्क की 3 झिल्लियां हैं। और इसके 3 भाग होते हैं। मस्तिष्क के कुल कितने भाग है? 3। अग्र मस्तिष्क होगा, ये आगे वाला। इसके बाद में ये मध्य मस्तिष्क होगा, और एक और है ये पश्च मस्तिष्क है। सीधा सा प्रश्न आपसे पूछा जाता है, ये अनुमस्तिष्क है। इसको क्या कहते हैं? अनुमस्तिष्क, जिसको मनुष्य का दिमाग कहते हो आप। और ये दूसरा सबसे बड़ा भाग है। ऐसे ही प्रश्न आते हैं एग्जाम में। मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? अनुमस्तिष्क। ये अनुमस्तिष्क किसका भाग है जी? ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। अनुमस्तिष्क किसका भाग होगा? पश्च मस्तिष्क का। ये तो आगे वाला पार्ट है ना, ये अग्र मस्तिष्क कहलाएगा। ठीक है। यहां पर आपकी एक ग्रंथि होती है जो पिछले कई सालों से आर्मी के पेपर में पूछा जा रहा है। ये पीयूष ग्रंथि है। कौन सी है? पीयूष। ये पीयूष ग्रंथि है। और ये प्रश्न भी कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, आया था लास्ट ऑफलाइन में भी। पीयूष ग्रंथि कहां पाई जाती है? मस्तिष्क में पाई जाती है। ये मास्टर ग्रंथि कहलाती है। और इसके ठीक ऊपर कौन सी ग्रंथि होती है जी? क्या याद है आपको? ये हाइपोथैलेमस है। कौन सी है? हाइपोथैलेमस। और हाइपोथैलेमस को क्या कहा जाता है? हेडमास्टर। क्या कहते हैं? हेडमास्टर ग्रंथि। हेडमास्टर कहलाती है ना।
आएगा, अभी इसका भी नंबर आने वाला है, सारी बातें आएगी। ये जो आप देख रहे हैं, ये वाला भाग जो देख रहे हैं, ये पॉन्स कहलाता है। क्या कहलाता है? पॉन्स। पॉन्स क्या करता है? मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने का काम करता है। तो ये भी पश्च मस्तिष्क का भाग हो गया। ये सारा का सारा आप जो देख रहे हैं, ये पश्च मस्तिष्क का भाग है, पीछे वाला। और ये आपका कहलाता है मेरुरज्जु। क्या कहलाता है? मेरुरज्जु, जो शरीर की प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण करता है। प्रतिवर्ती क्रिया कौन सी होती है रे? कौन बताना चाहेगा? प्रतिवर्ती क्रिया कौन सी होती है? और ये वाला पार्ट है मेडुला, मेडुला ओब्लांगेटा। देखो कितने अच्छे अच्छे प्रश्न बने। आपसे सीधा प्रश्न पूछा जाएगा, अनुमस्तिष्क, मेडुला ओब्लांगेटा, और एक क्या है? पॉन्स है। यही दिख रहा है क्या? यही है। ये किसके पार्ट नजर आ रहे हैं? पश्च मस्तिष्क के। आगे भी ये शरीर का बात करें तो ये सबसे बड़ा भाग है, ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग रहने वाला है। कौन सा? ये सबसे बड़ा भाग है प्रमस्तिष्क। और इसके बीच में एक पट्टी होती है, इस पट्टी का नाम होता है कार्पस कैलोसम। क्या कहते हैं इसको? कार्पस कैलोसम। ये सीधे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। कार्पस कैलोसम क्या है? तो ये प्रमस्तिष्क को जोड़ने वाली एक पट्टी है, ये रहा। तो ये सारा का सारा आगे वाला मस्तिष्क बन गया। अग्र मस्तिष्क के 3 भाग और पश्च मस्तिष्क के भी कितने भाग है? 3 भाग है। लेकिन ये मध्य मस्तिष्क होते हैं, इसका कोई पार्ट नहीं होता, इसमें 4 पिंड पाए जाते हैं। कितने पिंड होते हैं? 4 पिंड होते हैं। चर्चा करेंगे। 2 ऊपरी पिंड है जो देखने में सहायक है, और जो 2 नीचे पिंड है वो आपकी सुनने में सहायक है। यह है मस्तिष्क की कहानी। मस्तिष्क वाला यह है। तो यहां से क्या सवाल बनेंगे? मानव मस्तिष्क में आप हेडिंग लगा ली। पहला तो लिखिएगा, मानव मस्तिष्क में 3 झिल्लियां होती है। मानव मस्तिष्क में कितनी झिल्लियां होती है? 3। लार ग्रंथियों की संख्या पहले ही पूछी जा चुकी है। मानव मस्तिष्क में कितनी झिल्लियां होती है? 3 झिल्लियां, जिसके द्वारा ये बाहर से घिरा हुआ रहता है, इसको कोई चोट नहीं पहुंचाए, बाहर से सुरक्षा करने वाली झिल्लियां हैं। और झिल्लियां हैं 3। मानव मस्तिष्क में 3 झिल्लियां पाई जाती है। सीधा लिख रहा हूं ताकि आपको आसानी हो याद करने में। और नाम पूछे ज्यादा से ज्यादा तो वो होगा आपके ड्यूरामेटर। ड्यूरामेटर, अब इसमें मैंने लिखा नहीं है, ये ड्यूरामेटर है। ड्यूरामेटर ये पहली झिल्ली है। फिर ये एरेक्नोइड है, और एक और है, ये पाइयामेटर है, अंदर वाली है ना। तो ये 3 झिल्लियां, आप झिल्लियों के नाम याद रखें, ड्यूरामेटर, पाइयामेटर और एरेक्नोइड। दूसरी झिल्ली है एरेक्नोइड, और एक और झिल्ली है वो है पाइयामेटर। तो ये मस्तिष्क की 3 झिल्लियां हैं। ये वाला अग्र मस्तिष्क है, इसको प्रमस्तिष्क कह देते हैं। आप क्या कह देते हैं? प्रमस्तिष्क। ये मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? प्रमस्तिष्क। भागों की बात करें और वैसे बात करें कि मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है कौन सा? अग्र मस्तिष्क है, मध्य मस्तिष्क है, या फिर पश्च मस्तिष्क है? तो अग्र मस्तिष्क। तो यहां भी सवाल आपको ध्यान में रखने हैं। मैं सवाल के रूप में सीधा नोट कर रहा हूं, आप यही पढ़ें, बढ़िया रहेगा। ये तो मैंने समझाने के लिए बनाया है। मस्तिष्क की 3 झिल्लियां हैं, ड्यूरामेटर, एरेक्नोइड और पाइयामेटर। समझ गए आप? प्रश्न यदि आपसे पूछा जाए कि मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, बताओ क्या आंसर होगा? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, इसका आंसर आपको करना है। क्या आंसर करूं बताओ इसका? ये नए वाले बच्चे बताओ, नए आ रहे हो। मनुष्य के मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? प्रश्न यदि आया तो आपका आंसर क्या होगा? मस्तिष्क के 3 ही भाग है, अग्र मस्तिष्क के, मध्य मस्तिष्क के और पश्च मस्तिष्क के। अरे मस्तिष्क के कितने भाग है?
चलो एक बार इसको लिख लो, फिर डायग्राम बना ही देता हूं। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क। अब एक काम करें, मैं एक सारणी बनाता हूं ताकि आपको आसानी होगी याद करने में। यहां देखें, मस्तिष्क, और इसके कितने भाग है? 3 है। अब ज्यादा बढ़िया रहेगा याद करने में ना। पहला कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। ये अग्र मस्तिष्क हो गया। इसके बाद में कौन सा है? मध्य मस्तिष्क। तो ये होगा आपके मध्य मस्तिष्क। और कौन सा है जी? पश्च मस्तिष्क है, ये लास्ट वाला है। तो ये हो गया आपके पश्च मस्तिष्क। पहला सवाल तो आपको याद हो गया। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग अग्र मस्तिष्क ही होता है। और सवाल यदि आपसे पूछा जाए, हाँ, अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो प्रमस्तिष्क होगा। क्लियर हो गई? हाँ, प्रमस्तिष्क जो है वो लगभग 80% भाग अकेला बनाता है। किसका भाग है ये? अग्र मस्तिष्क का। तो इसका आंसर होगा अग्र मस्तिष्क। हाँ, वैसे ऑप्शन पे डिपेंड करता है, यदि ये नहीं आता है तो प्रमस्तिष्क अपने आप हो जाएगा। समझ में आ गई आपको बातें? ठीक, सही आंसर आया आपका, बिल्कुल करेक्ट प्रश्न था। मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग पूछा जाए तो अग्र मस्तिष्क होगा, और अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग प्रमस्तिष्क होगा। समझ में आ गई? और ऑप्शन में यदि ये नहीं है, सीधा प्रमस्तिष्क आता है, तो फिर वही आंसर होगा। अग्र मस्तिष्क के कितने भाग है? 3 भाग है। पहला कौन सा है? प्रमस्तिष्क। प्रमस्तिष्क है। दूसरा कौन सा है जी? थैलेमस है। और तीसरा कौन सा है? हाइपोथैलेमस, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक से बार बार प्रश्न आ रहे हैं एग्जाम में, और स्पेशली आपके आर्मी अग्निवीर के पेपर में यहां से बहुत बार सवाल पूछे गए हैं। ये प्रमस्तिष्क हो गया, ये थैलेमस है, और ये वाला हाइपोथैलेमस है। यानी अग्र मस्तिष्क के 3 भाग हैं। इनमें कुछ भी नहीं है ज्यादा। इसके 3 भाग है तो इसके भी 3 भाग है। सीधा आपसे प्रश्न पूछा जाता है, थैलेमस किसका भाग है? अग्र मस्तिष्क का भाग है। हाइपोथैलेमस अग्र मस्तिष्क का भाग है। इसका बताओ जरा। एक तो हो गया अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क, ठीक है, अनुमस्तिष्क। दूसरा क्या है? पॉन्स है। और तीसरे वाला भाग क्या होगा? मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सवाल एक बार पूछा गया था आर्मी के पेपर में, नहीं अलग से प्रश्न पूछा गया, यदि मस्तिष्क से मेडुला ओब्लांगेटा भाग को काट दिया जाए अथवा हटा दिया जाए तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि इसको काट दें या हटा दें तो शरीर पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? इसके कितने, इसके इसमें पिंड पाए जाते हैं कितने? हाँ, 4 पिंड लिख लो आप, 4 पिंड। इसमें 4 पिंड होंगे। इसका काम तो यहीं खत्म हो गया। 2 तो है ऊपरी पिंड, ठीक है जी, 2 तो ऊपरी पिंड है, और 2 ही है निचले पिंड। सबसे अच्छी बात यही है कि इसमें कुछ ज्यादा है नहीं, ये छोटा सा पार्ट है। अब देखो, अब यदि किसी को ये वाली सारणी याद है तो उसका सीधा सा एक प्रश्न का आंसर यहां से निकल के आता है, और वो कौन सा है? सबसे छोटा मस्तिष्क कौन सा है? सबसे बड़ा मस्तिष्क कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग, दूसरा सबसे बड़ा भाग। हो गए प्रश्न, यहीं से बनते हैं एग्जाम में।
यहीं से प्रश्न बनते हैं। सबसे बड़ा मस्तिष्क कौन सा है? अग्र मस्तिष्क। सबसे छोटा मस्तिष्क कौन सा है? मध्य मस्तिष्क। इसमें कुछ दिख रहा है क्या? कुछ भी नहीं है इसमें तो, ठीक है। सबसे बड़ा अग्र मस्तिष्क का भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क। और दूसरा सबसे बड़ा भाग कौन सा है? अनुमस्तिष्क। ये लो, ये 4 प्रश्न इंपॉर्टेंट है। ये चारों के चारों प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको मैं नोट करवा देता हूं, आप नोट करें, इनको पढ़ना है। अरे जिनको ये याद नहीं होते ना ये वाले, तो ये सीधे सीधे जो प्रश्न बना रहे हैं वो पढ़ लेना, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। पहली बात, अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग। अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? ये बड़ा और छोटा याद करना है। अग्र मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग यदि आपसे पूछा जाए तो ये आपके सेरेब्रम होगा। क्या होगा? सेरेब्रम होगा। इसका मतलब प्रमस्तिष्क होगा। क्या होगा? प्रमस्तिष्क। ये वाला। अब आपके ऑप्शन पे निर्भर करता है, यदि ऑप्शन को किस रूप में दिया जाता है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर करना होगा। सीधा पूछा जाए कि मानव मस्तिष्क का निम्न में से सबसे बड़ा भाग कौन सा है? अनुमस्तिष्क, प्रमस्तिष्क, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, तो सीधा सा आंसर इस पे जाने वाला है। और मस्तिष्क में से पूछा जाए तो अग्र मस्तिष्क जाएगा, जाहिर सी बात है, ये आप सबको पता है। क्लियर है ना बातें? कोई दिक्कत है तो बता दो अभी। तो ये प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है और ये अकेला लगभग 80 से 85% भाग बनाता है मस्तिष्क का। अब समझो कितना बड़ा भाग है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग यही है। और बात करें ये लगभग कितना परसेंट घेरता है, तो 80 से 85% अकेला मस्तिष्क का निर्माण करता है। अब पीछे तो 15-20% ही बच रहे हैं, जिसमें ये सारे के सारे हैं, बाकी जो बच रहे हैं। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ, यानी ये अकेला लगभग 80% बना रहा है, तो बाकी जो बच रहे हैं थैलेमस, हाइपोथैलेमस, मध्य मस्तिष्क, ये अनुमस्तिष्क, पोन्स और मेडुला ओब्लांगेटा, ये सारे के सारे 15 से 20% भाग ही बनाते हैं। और उसमें भी दूसरा सबसे बड़ा भाग ये बना लेता है, तो बाकी का कोई ज्यादा हिस्सा नहीं है। अब समझ गए आप सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो प्रमस्तिष्क होगा और अकेला 80 से 85% भाग ये बना लेता है। हो गई? नेक्स्ट। अब सवाल यदि आपसे किया जाए कि प्रमस्तिष्क का काम क्या है, फिर क्या करोगे? इसका यदि आपसे सवाल पूछा जाए इसका कार्य क्या है, तो आंसर क्या होगा? क्या होगा बताओ? काम क्या है इसका? सबका अलग अलग काम है, मस्तिष्क में काम सबका अलग अलग है, तो इसका क्या काम है? सोचना, समझना, विचारना, यानी सोचने और समझने की आपको जो क्षमता नजर आ रही है, आपको विचारने की जो शक्ति मिलती है, सोचने, आप सोच रहे हैं अभी क्या करना है क्या नहीं करना, तो ये कौन बता रहा है? आपके प्रमस्तिष्क बता रहा है। कौन? प्रमस्तिष्क। तो इसका कार्य होगा सोचने और समझने की क्षमता का विकास करना। सोचने, समझने और विचारने। कर लो विचार, क्या करना है? क्षमता प्रदान करना। किसका काम है ये? प्रमस्तिष्क का है। प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है, जरूर आप ध्यान में रखना। ऐसे प्रश्न एग्जाम में कई बार पूछे हुए हैं। सोचने, विचारने, समझने की क्षमता हमें कौन देता है? तो प्रमस्तिष्क देता है जी। शराब पीने वाले व्यक्तियों में इनमें से कौन सा भाग है वो सबसे ज्यादा प्रभावित होता है? इनमें से मनुष्य का दिमाग कौन सा कहलाएगा? कौन सा? अनुमस्तिष्क। ये दिमाग है, पीछे पाया जाता है। कई बार क्वेश्चनों के आंसर गलत देते हैं, या मारते हैं कि नहीं मारते हैं इधर, वो इसीलिए मारते हैं। समझ में आ गई? चलो आगे देखते हैं क्या है। थैलेमस है, इसका काम हो गया। एक सवाल नोट डाल के लिखना, नोट इंपोर्टेंट होते हैं, आप सबको पता है नोट इंपोर्टेंट होते हैं।
प्रमस्तिष्क के दो गोलार्ध को, अरे ये वाला किसकी बात कर रहे हैं हम, इसकी बात कर रहे हैं। ये देखो भैया, ये रहा, ये गोलार्ध जो नजर आ रही है, एक पट्टी जो आपके दिख रही है काले रंग की पट्टी होती है, ये प्रमस्तिष्क के दो भागों को जोड़ती है और इसको बोला जाता है कार्पस कैलोसम। तो प्रमस्तिष्क के दो भागों को जोड़ने वाली पट्टी को क्या कहेंगे, कार्पस कैलोसम कहेंगे। प्रमस्तिष्क के दो गोलार्ध को जोड़ने वाली पट्टी, आप सीधे याद रखें इनको, ठीक है, ऐसे नहीं है, पूरी डिटेल आपको पढ़नी है। जोड़ने वाली पट्टी को हम क्या कहेंगे, कार्पस कैलोसम कहेंगे। मस्तिष्क में लिक्विड भी भरा रहता है, मस्तिष्क में द्रव्य भरा रहता है, जिसे मस्तिष्क का आवरण कहा जाता है, सेरेब्रम इसको कहते हैं, सेरेबलम क्या कहते हैं, हाँ, मस्तिष्क के अंदर पानी भरा रहता है, उसको कहा जाता है। कई बार उसमें इंफेक्शन हो जाता है, तो मेनिंजाइटिस रोग भी होता है, आप सबको पता है। मेनिंजाइटिस रोग का संबंध कहां से होता है, मस्तिष्क से होता है। ये आपने रोग पढ़ा उस समय भी आपको बताया गया था। तो प्रमस्तिष्क के दो गोलार्ध को जोड़ने वाली पट्टी को क्या कहेंगे जी, कार्पस कैलोसम कहेंगे। अब एक सवाल यहां से ये बनता है, कार्पस कैलोसम पट्टी कहां पाई जाती है, तो प्रमस्तिष्क में पाई जाती है। यदि इतनी बातें आप याद नहीं कर पाते हैं तो एक तो काम जरूर ध्यान में रखना है, ये किसका भाग है ये ध्यान में रखना है, और सबसे बड़ा और छोटा कौन सा है, स्पेशल प्रश्न यही जरूर आप ध्यान में रखोगे आर्मी के लिए। दूसरा टाइप है इसका थैलेमस, ये देखो थैलेमस है। बताओ ये क्या काम करता है थैलेमस, संवेदना, संवेदना जानते हो आप, ये संवेदना के प्रति उत्तरदायी है। संवेदना जानते हो कि नहीं, ये संवेदना के प्रति उत्तरदायी है। मतलब क्या हुआ, संवेदना, संवेदना के प्रति उत्तरदायी है। अब संवेदना आप सब जानते हैं ना, संवेदना क्या है, नहीं जानते। तीसरा भाग कौन सा है, हाइपोथैलेमस, और इसको कर लेना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से प्रश्न बनने की प्रबल संभावना रहती है हमेशा। हाइपोथैलेमस, अरे जो इंपॉर्टेंट है वो पढ़ने ही पढ़ने हैं। हाइपोथैलेमस क्या कहता है, पहली बात तो इसको सुप्रीम कमांडर कहते हैं। क्या कहते हैं, सुप्रीम कमांडर। सर्वोच्च कमांडर कहलाता है ये, इसको हेडमास्टर कहते हैं। कुछ भी नाम दे दो आपको पता है, सुप्रीम कमांडर बोल सकते हैं आप, इसको हेडमास्टर कह सकते हैं। हाँ बात तो आ गई भैया, सही है। अब मास्टर के ऊपर नियंत्रण करता है, इसलिए इसको मास्टर ऑफ मास्टर बोलेंगे, यानी हेडमास्टर कहेंगे। मैं नाम सारे बता देता हूं, मास्टर ऑफ मास्टर, ये ग्रंथि के रूप में कार्य करता है कि नहीं, मास्टर ऑफ मास्टर। ये लो जी, बहुत सारे नाम बताए हैं, सुप्रीम कमांडर, सर्वोच्च कमांडर, यानी सबसे जो ऊपर होता है, न्याय देने में सहायक है। हेडमास्टर होते हैं स्कूल में, वो भी न्याय देते हैं, सारे के सारे सबसे ऊपर होता है। मास्टर ऑफ मास्टर का मतलब मास्टरों के ऊपर होता है कि नहीं। तो ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए, लेकिन इसका जो काम है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कर लेना, एग्जाम में ये कई बार पूछा हुआ है। हाइपोथैलेमस का कार्य बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। क्या आंसर करोगे बताओ, क्या करूं इसका आंसर, भूख लिख लेना, प्यास लिख लेना, और एक ताप, भूख हो गया, प्यास, ताप, घृणा, प्रेम, क्रोध हो गया, लो जी क्रोध लिख देते हैं। और बताओ, वात्सल्य, वात्सल्य, और बताओ,
बहुत है। इस लाइन को आप रट लेना क्योंकि एग्जाम में आई हुई है। ठीक है, भूख, प्यास, ताप, ये कई बार पूछा जाता है। घृणा, प्रेम, क्रोध, वात्सल्य आदि क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। आदि क्रिया पर क्या करता है? नियंत्रण करता है जी। पढ़ना वहीं से है जहां से प्रश्न आते हैं। इसका मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ना ही पढ़ना है। हाइपोथैलेमस का कार्य कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, इसलिए इस बात को आप जरूर ध्यान में रखें। भूख कहां लगती है? हाइपोथैलेमस में, यही बताता है। पेट में भूख लग गई, यही बता रहा है। प्यास, टेम्परेचर, इन सब पे कंट्रोल करने का कार्य करता है हाइपोथैलेमस। तो ये बहुत अच्छी लाइन है, एग्जाम में पूछी हुई लाइन है, आप जरूर ध्यान में रख लेना। ये किसका पार्ट है ये तो आप सबको पता चल गया, ये अग्र मस्तिष्क का भाग है। तो सवाल आपसे सीधा ही पूछा जाएगा, मैं बार बार बोल रहा हूं, आपसे एकदम आसान सा प्रश्न पूछा जाएगा। तो अग्र मस्तिष्क के 3 भाग थे, प्रमस्तिष्क, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। प्रमस्तिष्क सबसे बड़ा भाग है, कितना % बनाता है? 80 से 85%। उसके बाद में आपने थैलेमस जाना, थैलेमस में कुछ ज्यादा है नहीं, संवेदना के प्रति उत्तरदायी है। और एक है, अच्छा बताना है गोराऊ डबजा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस क्या है? हाइपोथैलेमस ये भी आपके अग्र मस्तिष्क का भाग है जो भूख, प्यास, ताप आदि पर नियंत्रण करता है। संवेदना नहीं जानते क्या? संवेदना का मतलब जैसे हाँ वही एक्सपायर हो गए कोई, वहां रो रहे हैं तो उसको आप जाके सांत्वना देते हैं, मतलब संवेदना आप जानते होंगे सारे। हाँ वही, समझे क्या? तो ये इस पे कंट्रोल करता है। अरे दिक्कत है क्या बताओ? नहीं है ना? आपको ये लग रहा है कि ज्यादा है, ज्यादा कुछ नहीं है, एक एक नंबर, एक एक लाइन में आपके आंसर आ रहे हैं। अब है मध्य मस्तिष्क, इसकी बात करते हैं, सारी पढ़ेंगे। मध्य मस्तिष्क, लो जी मध्य मस्तिष्क। अब इसमें तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कुछ है ही नहीं। पहला प्रश्न यहां से ये कहता है कि ये सबसे छोटा मस्तिष्क है, तो बड़ा और छोटा आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा मस्तिष्क कौन सा है, सबसे छोटा मस्तिष्क कौन सा है। तो ये वाला है, इसका आप ध्यान में रखना, ये सबसे छोटा मस्तिष्क है। ये क्या है रे? ये सबसे छोटा मस्तिष्क है। मैं एक क्लास में एक टॉपिक पूरा कंप्लीट कर रहा हूं। कल जनन तंत्र आपने जाना, उससे पहले पाचन तंत्र पढ़ा, उससे पहले आपने स्केलेटन सिस्टम पढ़ा। कायिक जनन को हम क्वेश्चनों से ही निकाल लेंगे, 2-4 सवाल लेंगे, उसमें सारे आंसर आ जाएंगे। हाँ, उसमें सारे के सारे आंसर आ जाएंगे आपके, समझ में आ गई? आप 1-2 क्वेश्चन डालेंगे, उसमें सारा कायिक जनन कंप्लीट होगा। सबसे छोटा मस्तिष्क कौन सा है? तो सबसे छोटा मस्तिष्क है मध्य मस्तिष्क। अब कहिए अग्र मस्तिष्क मत कर देना, सवाल पूछा सबसे, कल टेस्ट में आया था क्या? नहीं आया? अच्छा कोई बात नहीं है। सबसे छोटा मस्तिष्क कौन सा है? तो मध्य मस्तिष्क रहेगा। आपकी प्रैक्टिस बार बार होती रहनी चाहिए, टेस्ट जितना आप दोगे उतना फायदा है। सबसे छोटा मस्तिष्क कौन सा है? मध्य मस्तिष्क है। अच्छा इसमें कितने पिंड है रे? 4 पिंड पाए जाते हैं। 4 पिंड होते हैं, 4 पिंड। मैं सीधा बना देता हूं, इसमें 2 तो है ऊपर, जिसको कहेंगे ऊपरी पिंड, ठीक है, और एक है निचला पिंड। ऊपरी पिंड और निचला पिंड, ये सबसे छोटा मस्तिष्क है। अब ये ऊपरी पिंड क्या करता है पता है क्या? ये देखने में सहायक है, इसका मतलब है देखने में, यानी दृष्टि हेतु। अब इसका सीधा संबंध आंख से हो गया। आंख में दर्द होता है, मस्तिष्क में दर्द होता है, मस्तिष्क में दर्द होता है, हल्का हल्का आंख में भी दर्द होता है, यही है इसका कनेक्शन। देखो निचला पिंड सुनने में सहायक है। ये लो, हो गए? यहां से कोई दिक्कत है क्या? बताओ, कुछ नहीं है। मध्य मस्तिष्क सबसे छोटा मस्तिष्क है,
ऊपर दो पिंड होते हैं जो देखने में सहायक है, और नीचे भी दो पिंड होते हैं जो सुनने में सहायक है। बस इसका काम खत्म है। इतनी सी बातें आप याद कर लेना, एग्जाम में आपका प्रश्न गलत नहीं जाएगा भैया। और तीसरा और अंतिम पढ़ रहे हैं हम, वो है इसका कौन सा पार्ट? पश्च मस्तिष्क। मस्तिष्क का वजन कितना होता है हरियाणा? लगभग 1.5 केजी होता है मस्तिष्क का वजन। मस्तिष्क कहां सुरक्षित रहता है? खोपड़ी में। खोपड़ी में हड्डियां कितनी है? 22 है। कपाल में कितनी है? लो जी। पश्च मस्तिष्क के हमने 3 भाग बताए आपको, इसके भी 3 भाग बताए। पहला था आपके अनुमस्तिष्क, सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क, और एक था वो था पोन्स। अरे ये पोंडस नहीं है, पोन्स है। और तीसरा है आपके मेडुला ओब्लांगेटा। इसको इंपोर्टेंट भी कर लें। ओब्लांगेटा आंवल अलग चीज है। भ्रूण को पोषण कौन प्रदान करता है? प्लासेंटा, आंवल, ज़ेयर, अपरा। कल ही आपको बताया था, भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ने वाली नली को कहा जाता है प्लासेंटा। पढ़ा था ना कल? याद आया? यस। मादा की योनि भाग को अम्लीयता कौन प्रदान करता है? राकेश, क्या आंसर होगा इसका? कल बैठे थे ना क्लास में, बताओ क्या आंसर है इसका? लेक्टोबैसिलस। भूल जाते हैं आप, है ना? अनुमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क की बात करें तो ये दूसरा सबसे बड़ा भाग है। इसको नीचे लिखना पड़ेगा, अनुमस्तिष्क। पहला नोट करें आप, अनुमस्तिष्क। ये दूसरा सबसे बड़ा भाग है। क्या है रे? ये दूसरा सबसे बड़ा भाग है। ये दूसरा सबसे बड़ा भाग है। ये लो, पहला कौन सा है? प्रमस्तिष्क है। दूसरा कौन सा है? अनुमस्तिष्क। इसको मनुष्य का क्या कहते हैं? दिमाग कहते हैं। मनुष्य का छोटा दिमाग कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मनुष्य का ये छोटा दिमाग कहलाता है। इसको छोटा दिमाग कहा जाता है। छोटा दिमाग है ये। ये छोटा दिमाग कहलाता है, जरूर ध्यान में रखना। पीछे छोटा दिमाग, अनुमस्तिष्क। काम क्या है इसका? ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण करना। ऐच्छिक पेशियां, अब बताओ। ऐच्छिक पेशियां हो गई आपके हाथ और पैर, मुख्य रूप से। ऐच्छिक पेशियों पर नियंत्रण, हाथ और पैर की पेशी। अच्छा, मानव शरीर में कुल मांसपेशियां कितनी है? ठीक है जी। और पसलियों की संख्या कितनी होती है? मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी है? 12 जोड़ी। इसका मतलब 24 हुआ। मांसपेशियां 639 है। हड्डियां कितनी है? 206 है जी। सारे आंसर सही आ रहे हैं आपके तो। ऐच्छिक पेशियां क्या है? ऐच्छिक पेशियां, एक होती है अनैच्छिक पेशियां। एक ऐच्छिक है, एक अनैच्छिक है। अनैच्छिक क्रिया भी होती है। अनैच्छिक क्रिया कौन सी होती है? अनैच्छिक क्रिया वो होती है जिनका हमारी इच्छा पर कोई नियंत्रण नहीं है। हाँ, जैसे पलक का झपकना, सही है। आप पलक झपका रहे हैं, अनैच्छिक क्रिया है। अब इसको रोक सकते हैं क्या? हृदय की धड़कन, छींक आना, पलकों का झपकना, ये सारी की सारी अनैच्छिक क्रिया है। और ऐच्छिक क्रिया कौन सी होती है? जो हम इच्छा के अनुसार करते हैं। जैसे आप बैठे हैं, आपकी इच्छा है। किसी की इच्छा होगी हमें यहां खड़ा होकर जाना है, तो वो आपकी इच्छा है।
तो ये ऐच्छिक क्रिया हो गई, समझ में आ गई। इस पे नियंत्रण कौन करता है? ऐच्छिक पेशियां, हाथ और पैर की पेशियां, इस पे नियंत्रण करने का कार्य कौन करता है? अनुमस्तिष्क करता है। और ये दूसरा सबसे बड़ा भाग है, क्या है रे? देखो ये रहा दूसरा सबसे बड़ा भाग है, और इसको हम छोटा दिमाग कहते हैं। क्लियर है बातें? चलो आगे चलते हैं। अगला पार्ट कौन सा है? पॉन्स। अब इसमें कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ता है। ये मस्तिष्क के विभिन्न भागों को जोड़ने का कार्य करता है, बस है, बैलेंस बनाता है। बिल्कुल, भाग को जोड़ रहे हैं, इसका मतलब बैलेंस बन रहा है ये। और अंतिम में इसको इंपोर्टेंट कर लेना, मेडुला ओब्लांगेटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में। एक तो हाइपोथैलेमस और एक मेडुला ओब्लांगेटा, ये दोनों के दोनों इंपॉर्टेंट है। मेडुला ओब्लांगेटा, मेडुला ओब्लांगेटा, इसको हिंदी में बोले तो कहेंगे मस्तिष्क पूंछ। क्या कहेंगे? मस्तिष्क पूंछ। ये मस्तिष्क की पूंछ है। लास्ट है ना ये, लास्ट देख लो, लास्ट यही है। हाँ, पश्च मस्तिष्क का अंतिम भाग है ये, है कि नहीं? मस्तिष्क पूंछ। क्या काम है इसका? ये अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। क्या काम करता है ये? अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करता है, और यही प्रश्न एग्जाम में बनता है। इसका कार्य याद कर लेना, अनैच्छिक क्रिया पर नियंत्रण करना। इसको जब वापस आप रिपीट करेंगे ना, मात्र 10 या 15 मिनट लगेगी आपको। लग रहा है कि बहुत बड़ा है, बड़ा कुछ नहीं है, छोटे छोटे प्रश्न बन रहे हैं बस। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण, अनैच्छिक क्रिया पर क्या करता है? नियंत्रण। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण करने का कार्य करता है। अब जोगल सर मुझे बताएगा, बाबू मुझे बताएगा, ये अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी है? क्या नाम है? नाम क्या है? सुंदर? महेंद्र? महेंद्र काफी हो गए अपने हैं। महेंद्र, बताओ अनैच्छिक क्रियाएं कौन कौन सी है? अनैच्छिक क्रियाएं वो होती है जिनका हमारी इच्छा पर कोई नियंत्रण नहीं होता। जैसे हृदय की धड़कन, हृदय धड़कन हो गया, श्वसन दर हो गई। अच्छा, यहां से एक सवाल निकल के आ रहा है, सामान्य श्वसन दर कितनी होती है एक वयस्क मनुष्य में, जो स्वस्थ मनुष्य है? अरे वो तो हृदय की धड़कन है। मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72। और हृदय की धड़कन को किसमें मापा जाता है? प्रश्न पूछ लिया, हृदय की धड़कन को मापा जाता है किसमें मापते हैं? स्पाइग्नोमेनोमीटर, वो तो रक्तदाब मापते हैं उसमें। अरे स्टेथोस्कोप में। किसमें? स्टेथोस्कोप। हृदय की धड़कन और श्वसन की दर को मापा जाता है स्टेथोस्कोप में। किसमें मापते हैं? स्टेथोस्कोप में। हृदय की धड़कन, श्वसन दर, याद रखना ये 16 से 12 है। कितनी है? 16 से 12। एक स्वस्थ व्यक्ति में सामान्य श्वसन की दर कितनी होती है 1 मिनट में? 16 से 12। याद करना इस बात को। इसके अलावा पलक का झपकना, क्या है? पलक का झपकना। ये सारी की सारी अनैच्छिक क्रिया है, और इस क्रिया पर नियंत्रण रखने का कार्य आपका मेडुला ओब्लांगेटा करता है। अब वही प्रश्न मैं रिपीट कर देता हूं जो शुरू मैंने आपसे पूछा था। सवाल आपसे पूछा गया, यदि अनैच्छिक क्रिया को यदि मेडुला ओब्लांगेटा भाग को काट दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ने वाला है? बताओ क्या प्रभाव पड़ेगा? यदि मानव मस्तिष्क से इस वाले भाग को हटा दिया जाए तो क्या प्रभाव पड़ेगा?
अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण नहीं रहेगा। अब अनैच्छिक क्रियाएं, हृदय की धड़कन, श्वसन दर, इन पर नियंत्रण नहीं रहेगा। अब जब नहीं रहेगा तो आप समझते हैं क्या होगा। तो ये था आपका मानव मस्तिष्क। इसके 3 भाग पढ़े हमने, अग्र, मध्य और पश्च मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क सबसे छोटा है, सबसे बड़ा आपके अग्र मस्तिष्क होगा, और दूसरा सबसे बड़ा है पूछा जाए तो वो आपके अनुमस्तिष्क रहने वाला है। क्लियर है? और इनके काम आप जरूर ध्यान में रख लेना। तो हमने जाना केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, और इसके 2 भाग थे, एक तो मस्तिष्क और दूसरा क्या है, मेरु रज्जु। तो मेरु रज्जु भी खत्म कर लेते हैं, 5 मिनट उसमें लगेगी। मेरु रज्जु ये भी नोट कर लें, दूसरा पार्ट है, आप ऊपर चेक करें भैया मेरु रज्जु है कि नहीं, दिखाना है क्या। मेरु रज्जु, पहला प्रश्न यहां से ये बनता है कि मानव शरीर में मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है। ऐसे प्रश्न आते हैं एग्जाम में, बताओ कितनी है। जिंदगी की असली चाल को वही समझता है जो सफर के धूल को गुलाल समझता है। जिंदगी की असली चाल को वही समझता है जो सफर के धूल को गुलाल समझता है। तो आपका सफर जारी है अभी, तो आप अपने आप पे नियंत्रण रखें, पढ़ते रहें। मेरु तंत्रिकाओं की संख्या आपसे पूछी गई है, कितनी है बताओ। ये याद करना, एग्जाम में पूछते हैं ये, बड़ा छोटा, इसकी संख्या, हड्डियां कितनी है, ये सारे सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सबसे छोटी हड्डी, सबसे बड़ी हड्डी, मांसपेशियां कितनी है ना, पसलियां कितनी है, और यहां एक सवाल निकल के आ रहा है मेरु तंत्रिकाओं की संख्या कितनी है। करो आंसर महेंद्र, बताओ महेंद्र कितनी है मेरु तंत्रिकाओं की संख्या। नहीं पता, 31 जोड़ी। क्या क्या आंसर होगा रे, 31 जोड़ी। अब याद रखना ये कितनी है, 31 जोड़ी। सबसे बड़ी धमनी कौन सी है, याद हुआ क्या। हाँ तेरे को तो याद है सारे। और सबसे बड़ी सीरा, इंफीरियर वेना कोवा। तो ये सबसे बड़ी गलती है। हाँ 31 जोड़ी संख्या है मेरु तंत्रिका। अच्छा मेरु रज्जु का काम क्या है, यही सबसे इंपॉर्टेंट है। बस प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण करना। क्या है जी, प्रतिवर्ती क्रिया। अब देखो ये क्रिया बार बार निकल के आ रही है। एक ऐच्छिक क्रिया थी, अनैच्छिक क्रिया थी, अब आ गया प्रतिवर्ती क्रिया। प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण। रिफ्लेक्टिव वर्ब जो होती है प्रतिवर्ती क्रिया पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। अब आधे बच्चों को नहीं मालूम ये प्रतिवर्ती क्रिया क्या है। देखो खेत में आप काम कर रहे हैं ना, पैर में अचानक कांटा चुभ गया तो क्या करोगे, निकालेंगे। वाह, और क्या करोगे जैसे ही पैर में कांटा चुभा क्या करोगे, जैसे ही पैर में कांटा चुभा आपका पैर अपने आप फटाफट ऊपर हो जाएगा ऐसे कांटा चुभते। बताओ कितना समय लगा। चाय बना रहे हैं, कोई गर्म वस्तु है, उसके आपने हाथ लगाया, हाथ को तुरंत वापस खींच लेंगे, उसमें कितना समय लगा। ये क्रिया कहलाती है प्रतिवर्ती क्रिया। तो इसमें सबसे पहले बताया जाता है, ये मेरु रज्जु है, ये मस्तिष्क को बोलता है कि आपका हाथ है किसी गर्म वस्तु के लगा है, इसको दूर कर लो। पहले ये बोलता है तब जाके दूर करते हैं। देखो कितना समय कम लगता है कि नहीं। तो प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण करने का कार्य मेरु रज्जु का होता है। और प्रतिवर्ती क्रिया है कौन सी, जैसे आपके पैर में कांटा चुभना। पैर में कांटा चुभना, तो पैर को आप अचानक हटाओगे, गर्म वस्तु के हाथ लगाने पर
पूरी बात लिखूं? हाथ को पीछे खींचना, हाथ को पीछे खींचना। हो गई बातें? और इधर देखो पैर में कांटा चुभता है तो पैर को क्या कर लेते हैं, अचानक ऊपर उठा लेते हैं। ये सारी की सारी रिफ्लेक्टिव वर्ब है, उठा लेना, ये इसका काम है। तो प्रतिवर्ती क्रिया पर नियंत्रण रखने का कार्य किसका है? मेरु रज्जु का है। किसका है? मेरु रज्जु का। ठीक है, तो ये आपका मस्तिष्क वाला पार्ट था जिसमें हमने पूरी डिटेल आपकी इसकी चर्चा कर ली। कौन से प्रश्न यहां से बन रहे हैं एग्जाम में वो भी आप जरूर देख लेना। अब क्लास को हम समाप्त करेंगे, उससे पहले आपके सामने मैं प्रश्न रखता हूं रोज की भांति, तो आज भी होंगे, आंसर करते रहना है। ये पहला सवाल है, बताना। डिजीज कंप्लीट हो गए सारे, याद हो गए क्या सबको? रोग याद है क्या? रोग में से एक प्रश्न आपके बनने वाला है ना, एग्जाम में बनेगा, तो सवाल मैं रोग से ही लेता हूं आज। क्या हो गया? सर्दी जुकाम होने पर हमें गंध का अनुभव क्यों नहीं होता? जब सर्दी जुकाम हो जाती है व्यक्ति को तो गंध का अनुभव नहीं होता, सुगंध का पता ही नहीं चलता, खाना खाते हैं उसका पता ही नहीं है कैसा इसका स्वाद है, क्योंकि उस समय जो यहां श्लेष्मा झिल्ली होती है नाक पर, वहां सूजन आ जाती है, और सूजन आ जाने के कारण हमें गंध का अनुभव नहीं होता। सबसे छोटा वायरस बताना है। कर दो भैया, इसका आंसर कर दो। सबसे छोटा वायरस कौन सा है? क्या आंसर होगा इसका? ये प्रश्न आता है एग्जाम में, तो आप क्या आंसर करोगे, किसके साथ जाओगे बताओ? सबसे छोटा वायरस पूछा गया है। राइनो वायरस किसका है? याद कर लेना, ये सर्दी जुकाम का है। सबसे जल्दी होने वाली बीमारी यही है, सर्दी जुकाम, और इसका वायरस कौन सा है? राइनो वायरस है। कौन सा वायरस होता है? राइनो वायरस है। ये सर्दी जुकाम का वायरस है और यही सबसे छोटा वायरस है। हालांकि हर्पीज वायरस भी सबसे छोटा ही है, लेकिन इसकी तुलना में ये ज्यादा छोटा है, तो ये आंसर होगा। एचआईवी क्या है? ये एड्स का वायरस है, पता है ना, एड्स का वायरस है, एड्स का वायरस है। एक सवाल और लेते हैं। बताना, आंसर करना, नोट करना, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? इसका भी आंसर करना है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? ऐसे प्रश्न भी एग्जाम में खूब आए हैं, बताना। खंडन, द्विखंडन, रीजनरेशन जिसको हम बोलते हैं पुनरुद्भवन। इसका जिसने भी आंसर किया ने, मैं समझूंगा कि वो बधाई का पात्र है। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की विधि पूछी है, आपको बताना क्या है इसमें ना। एक और लिखता हूं, मुकुलन। इसका आंसर क्या होगा, इसको नोट कर लेना, बहुत अच्छा प्रश्न है ये ना। कायिक जनन की विधियां ऐसे प्रश्नों से आपके तैयार हो जाएगी और सीधा एग्जाम में पूछा जाता है, आता है ना उसमें। अलैंगिक जनन पूछा जा रहा है इसमें, क्या होगा इसका आंसर? बताओ भैया क्या होगा?
अरे अमीबा में पूछा जाता तो क्या करते? द्विखंडन। प्लेनेरिया में पूछा जाता तो क्या करते? पुनरुद्भवन। और यहां पूछा गया अमीबा, तो इसका आंसर क्या होगा? हाइड्रा पूछा गया है, इसका आंसर होगा मुकुलन। हाइड्रा में अलैंगिक जनन की कौन सी विधि पाई जाती है? तो हाइड्रा में अलैंगिक जनन की मुकुलन विधि पाई जाती है। क्लियर है? तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलते हैं आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।